हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएमई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इसमें प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, डेली इसमें टेस्ट चल रहा है और उसी के क्रम में आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिर व्याकरण के अगले सवालों को लेकर। तो आइए आज के सवालों को देखते हैं और इस तरीके से हमारा पहला सवाल क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल हमारा है कि समास के बारे में सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। ठीक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि अनेक पद मिलकर एक पद हो जाता है। अनेक पद मिलकर एक पद हो जाता है। तीसरा कह रहा है कि सामासिक पदों का संधि विच्छेद किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कि सभी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा, डी सभी। बिल्कुल। समास जो होता है, समास क्या होता है, अनेक पदों का एक पद होता है। संस्कृत में इसका एक वाक्य भी है कि अनेक पदी एक पदी भवेत। ठीक। तो इस तरीके से जो समास का शाब्दिक अर्थ है क्या है, संक्षेपीकरण। और दूसरा जो है कि अनेक पद मिलकर एक पद हो जाता है। जैसे नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। ठीक। ये अनेक पद हो गए, एक पद, ये अनेक पद मिलके ये अनेक पद है, तो एक पद इसका क्या हो जाएगा, नील गाय। तो कहने का मतलब यही है कि अनेक पद मिलकर एक पद हो जाता है। तो ये अनेक पद है और वो अनेक पद मिलके क्या हो जा रहा है, एक पद हो जा रहा है। नीली है जो गाय, अंत में जो उसका भावार्थ निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, वो क्या हो गया, नील गाय। और यही क्या है, शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। तो मतलब ये इतना सा बड़ा सा था, ये छोटा होके क्या हो गया, नील गाय। जैसे गजानन, गजानन ये क्या है, समास का संक्षेपीकरण है। और इसी को अगर हम वो करें तो क्या है, गज के समान, या कह सकते हैं आप गज के समान मुख है जिसका, मुख है जिसका, अर्थात किसका, गणेश जी। ठीक। गणेश जी की बात हो रही है। तो क्या हुआ, संक्षेपीकरण हुआ कि नहीं हुआ। इतने बड़े शब्द का हम क्या कर रहे हैं, वाक्यों का इतने बड़े शब्द में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो यानी कि जो बड़ा भारी भरकम है, जैसे ये इतना बड़ा सा पेज है, इसको हम काट के क्या कर दे रहे हैं, सिर्फ इतना कर दे रहे हैं, तो संक्षेप कर दे रहे हैं। तो यही हुआ इसका कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होगा क्या होगा, संक्षेपीकरण। फिर वो कह रहा है कि अनेक पद मिलकर एक पद हो जाता है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं, दो उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा भी दिए। फिर कह रहा है कि सामासिक पदों का संधि विच्छेद किया जा सकता है। बिल्कुल। जैसे ये गजानन को ही ले लीजिए, तो गजानन का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, गज धन आनन। गज धन आनन कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होगी। यहां से अ लिया और यहां से क्या लिया, आ लिया, क्या हो गया, आ, तो गजानन हो गया। तो गजानन क्या है, दीर्घ संधि। तो यानी सामासिक पदों का संधि विच्छेद किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक। उसके बाद ऑप्शन दे रहा है सभी, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, सभी सही है। अब आगे कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, समास के मुख्यतया कितने भेद हैं। समास के मुख्यतया कितने भेद हैं। तो देखिए, समास के मुख्यतः जो एनसीईआरटी के अनुसार 6 भेद है और वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार 4 भेद है। कहीं 6 भेद मिलेगा, कहीं 4 भेद मिलेगा। तो आप फिलहाल केवीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो वहां पे आप 6 मारे, 6 ट्रिक करिएगा, सही कीजिएगा। तो जो ऑप्शन होगा वो 6 होगा। 6 कौन कौन से हैं, तो पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, 34वां, 35वां, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42वां, 43वां, 44वां, 45वां, 46वां, 47वां, 48वां, 49वां, 50वां, 51वां, 52वां, 53वां, 54वां, 55वां, 56वां, 57वां, 58वां, 59वां, 60वां, 61वां, 62वां, 63वां, 64वां, 65वां, 66वां, 67वां, 68वां, 69वां, 70वां, 71वां, 72वां, 73वां, 74वां, 75वां, 76वां, 77वां, 78वां, 79वां, 80वां
और छठवां क्या होगा, द्वंद्व समास। तो इस तरीके से जो हमारे समास हुए 6 होंगे। 4 जहां पर माना जा रहा है तो वहां पे क्या किया जा रहा है कि जो तत्पुरुष समास आपका है, ये जो तत्पुरुष समास है इसी के अंतर्गत ये कर्मधारय और द्विगु को भी मान लिया जाता है। कर्मधारय प्लस द्विगु, इसलिए क्या माना जाता है कि 4 भी माना जाता है, और जब इनको अलग अलग आप गिनेंगे तो 6 माने जाते हैं। तो हमें जो उत्तर देना है तो हमको 6 का उत्तर देना है। तो यानी जो राइट आंसर होगा, समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में इसका पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है इसकी, दूसरी बात यह है कि ये अव्यय होते हैं, अव्यय होते हैं। तीसरा एक ट्रिक आप इसमें ये भी लागू कर सकते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं, अधिकतम संख्या में उपसर्ग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास में ही लगे होते हैं। अगर उपसर्ग आपको कोई शब्द दिया है और समास वो बन रहा है, तो अगर ये देखिए तोड़ने पर अगर शब्द टूटता है, अगर वहाँ उपसर्ग निकल रहा है तो आप जो है अव्ययी भाव समास लगाना, ठीक। और ये हमेशा क्या होता है, अव्यय होने के चलते ही ये क्या होता है, हमेशा एक वचन नपुंसक लिंग, यानी अव्ययी भाव समास जो होता है वो हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, अव्यय होता है, पूर्व पद इसका प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, यथा समय, ये सब क्या है, अव्ययी भाव के वो। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद और इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कारक एवं विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। द्वितीया से लेके सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होता है, द्वितीया से लेके सप्तमी कारक का प्रयोग होता है, ठीक। कर्म से लेके अधिकरण तक कह सकते हैं, ठीक। कर्मधारय में क्या होता है, तो कर्मधारय में जो होता है क्या होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष और उपमान और उपमेय के भेद बताए जाते हैं, ठीक। कहीं कहीं क्या हो जाएगा, बता रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा सा मिटा लें। तो कर्मधारय में क्या हो जाएगा, कर्मधारय में कभी कभी दोनों पद क्या हो जाएंगे, उत्तर पद और पूर्व पद विशेषण विशेषण हो जाएगा, विशेषण प्लस विशेषण। कभी क्या हो जाएगा, विशेषण विशेष से हो जाएगा, विशेषण प्लस विशेष। फिर क्या हो जाएगा, विशेष से प्लस विशेषण हो जाएगा, विशेषण। फिर विशेष से हो जाएगा और विशेष विशेष। अर्थात इन 4 तरीकों में ही ये बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा। यहाँ विशेषण विशेष, उपमान और उपमेय में भेद होगा, ठीक। तो इस तरीके से कर्मधारय की बात होगी। उसके बाद क्या आता है, द्विगु समास। द्विगु में क्या होगा, द्विगु में होगा प्रथम पद क्या होगा, पूर्व पद संख्यावाची। सबसे बड़ी पहचान क्या है, पूर्व पद जो होगा वो क्या होगा, संख्यावाची होगा। उसके बाद फिर क्या होगा,
उत्तर पद जो होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा कोई। ठीक, उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि न तो पूर्व पद प्रधान होता है न तो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इसमें अन्य पद प्रधान होता है। जैसे गजानन, चतुरानन, दशानन, ये क्या है, इसमें चतुरानन में क्या है, दशानन। जैसे गजानन का क्या हो गया, गणेश जी हो गए, अन्य पद प्रधान हो गया। हाँ, भाव कुछ निकल रहा है और शब्द कुछ होके जा रहा है, विशेष उसका बन जा रहा है। और दशानन क्या हो गया, रावण हो गया जिसके 10 मुख हैं। हाँ, चतुरानन जिसके 4 मुख हैं, ब्रह्मा जी की बात हो रही है। उसके बाद गजानन, तो ये क्या हो गया, न तो प्रथम पद प्रधान है न तो उत्तर पद प्रधान है। यानी कि जो बहुव्रीहि समास होगा उसमें ना तो प्रथम पद प्रधान होगा ना तो उत्तर पद प्रधान होगा, कोई अन्य पद प्रधान होगा। कहने का मतलब जैसे गणेश, रावण और ब्रह्मा। ठीक, तो ये समझ गए। अब बात आती है द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें और या योजक चिन्ह ये बीच में लगा रहता है। ठीक, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। ठीक, जैसे दाल रोटी, माता पिता, भाई बहन, दिन रात। ठीक, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। इसमें दोनों क्या है, प्रधान है। ठीक, इस तरीके से समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलिएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 भेद है, यही मानिएगा, क्योंकि केबीएस का एग्जाम है। एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की बुकों को मान्यता दी गई है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा क्या होगा, आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम भी ले रहा है तो यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से 6 राइट आंसर होगा और यही सही होगा। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, 6। ठीक, अब हम देख लेते हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण है। कृत प्रत्यय के उदाहरण है घुमक्कड़, होनहार, रखवाला, सभी। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो धातुओं के सहयोग से बनते हैं। कहने का मतलब जो घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ में क्या है, घूमने में क्या जोड़ दीजिए, अक्कड़ लगा दो, क्या है, तो फिर क्या हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। जैसे होनहार में क्या है, जैसे यहाँ होना क्या है, एक धातु है, क्रिया है, और फिर इसमें अगर हार लगा देंगे आप तो क्या हो जाएगा, हार प्रत्यय जब जोड़ देंगे तो होनहार हो जाएगा। जैसे रखवाला है तो रखना या रखवाला में रख धातु जब लगाएंगे तो यहाँ पे जो वाला है क्या है, प्रत्यय है, तो प्रत्यय जब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रखवाला। तो इस तरीके से रखवाला, मतवाला, और होनहार, घुमक्कड़। ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं, कृत प्रत्यय के उदाहरण है। जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सभी सही है। तो इस तरीके से जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तद्वित प्रत्यय के उदाहरण। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ जो प्रत्यय है, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन अय, अर्थात यहाँ से छोटी ई, छोटी ई, और यहाँ से ई और अ मिलके क्या बनेगा, यह। तो यह जब बनेगा तो क्या होगा, हो जाएगा ई का यह, और प्र फिर क्या, यहाँ पे क्या बचा, त बच गया, यहाँ पे यह, तो फिर क्या होगा, प्र आधा त यह और यह प्रत्यय, यानी क्या बन गया, यण संधि। ठीक, तो ये आप विखंडन जानते रहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्यय जो है इसके आपको बताए ही थे लास्ट क्लास में कि जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, शब्दों के शब्दांश होते हैं। ये शब्दों का अंश होता है और ये शब्दों के पीछे लगते हैं। तो ठीक, तो ये शब्दों के पीछे लगे और प्रत्यय कितने हैं, 2 हैं।
कौन से? एक तद्धित और दूसरा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? धातुओं से, धातुओं से। और तद्धित प्रत्यय जो बनता है वो किससे बनता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से। किससे? तो यहां लिख लो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। ठीक, तो इस तरीके से अब हम देख लेते हैं कि हमारा सवाल क्या पूछ रहा है कि तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो पहला क्या है? सामाजिकता, दूसरा क्या है? रिश्वतखोरी, तीसरा क्या है? बुद्धिमानी। तो जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, अर्थात सभी सही होंगे। कैसे? अब इसको हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो जैसे सामाजिकता में तो संज्ञा क्या है? समाज है। फिर इसमें एक प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? सामाजिक बन जाएगा। फिर क्या जोड़ दिए? ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी इसमें दो प्रत्यय लगे हैं, एक तो इक प्रत्यय लगा है और दूसरा जो लगा है वो क्या लगा है? ता प्रत्यय। यानी समाज धन इक धन ता, तो क्या हो जाएगा? सामाजिकता। उसी तरीके से रिश्वतखोरी में तो सबसे पहले क्या है? रिश्वत क्या है? संज्ञा है। उसके बाद क्या होगा? खोर होगा। खोर क्या है? प्रत्यय है। फिर इसमें खोरी लगा है तो क्या होगा? बड़ी ई लग जाएगा। तो अब क्या हो गया? रिश्वतखोरी। तो रिश्वतखोरी में भी दो प्रत्यय लगे हैं। इस तरीके से रिश्वत संज्ञा है, खोर भी प्रत्यय है और बड़ी ई भी प्रत्यय है, दो प्रत्यय। तो बुद्धिमानी में, तो बुद्धिमानी में सबसे पहले हम तोड़ते हैं इसको भी। बुद्धिमानी में क्या होगा? बुद्धि, बुद्धि क्या हो गया आपका? बुद्धि आपकी संज्ञा हो गई। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ? मान हो गया। ठीक, मान भी क्या है? प्रत्यय है। फिर भी इसमें बड़ी ई लगा दो तो क्या हो गया? प्रत्यय। फिर दो प्रत्यय इसमें भी लगा है तो बुद्धिमान में ई बड़ी ई लगा देंगे आप तो क्या हो जाएगा? बुद्धिमानी। तो सब में दो दो प्रत्यय लगे हैं, सामाजिकता में भी, रिश्वतखोरी में भी और बुद्धिमानी में भी। इसलिए जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी। ठीक, तो आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। करिए भैया शुद्ध वर्तनी का चयन। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मनः कामना, इकलौता, कृशांगी। दूसरा कह रहा अहोरात्र, मंत्रिमंडल, बहुव्रीहि। तीसरा कह रहा चांद, पांचवा साप्ताहिक। चौथा कह रहा है कि सभी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्र वो क्या होगा? सभी सही है। ठीक, मनः कामना ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से क्या बनता है? मनोरंजन। मनोरंजन नहीं होता है, कभी भी भूल के भी ये ना लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएंगे, भुक्तभोगी आप बनेंगे। मनोरंजन होता है तो मनोरंजन। मनः कामना, मनोकामना नहीं होती है, ये नहीं होता है, ये गलत है। उसके बाद इकलौता होता है, एकलौता नहीं होता है। कृशांगी यहाँ पे होता है और अक्सर लोग क्या करते हैं? कृशांगिनी कर देते हैं, तो ये गलत है। क्या होगा? कृशांगी होगा। अहोरात्र ही होता है, अहोरात्रि नहीं होता है। जैसे अहोरात्र, नवरात्र, नवरात्र होता है, नवरात्रि कभी मत करिएगा। दुर्गा पूजा आप लोग खूब करते हैं, आयोजन करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि नवरात्रि पूजा नहीं होता है, नवरात्र पूजा होता है। रात्र मीन्स रात। रात्र क्या है? रात आपका तद्भव है। हाँ, और एक चीज और जानो, जहां जहां त्र लगा रहेगा वहां पे हमेशा जब वो बदलेगा तो किस में जाएगा? त में जाएगा। यानी जहां त्र आपको दिखे उसको त में चेंज करो, क्या हो जाएगा? त्र का त हो जाएगा। जैसे रात्रि, रात्र का रात, तो अहोरात्र, नवरात्र। ठीक, ये सब क्या है? सही है। नवरात्रि गलत होगा, रात्र सही है। ठीक, मंत्रिमंडल ही होता है, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल नहीं होता है, ये नहीं होगा, ये गलत है आपका। बहुव्रीहि आप समझ रहे ही हैं, बहुव्रीहि ये समास में भी प्रयोग होता है। और जो बहुव्रीहि है ये अपने आप में खुद समास है। और कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास ही है। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि बहुव्रीहि समास में कौन सा समास है, बहुव्रीहि शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि में बहुव्रीहि समास है। ये भी बात आप समझ लो।
फिर बात आती है चांद। चांद 5वां साप्ताहिक, ये भी सही है। ये क्या है? तद्भव है। चंद्र से क्या बनता है? चांद बनता है। चंद्र से चांद बनता है। ठीक, तो जहाँ चंद्रबिंदी होगी वहाँ क्या होगा? तद्भव, तत्सम शब्द हो जाएगा। और जहाँ ये अनुस्वार लगा रहेगा वहाँ पे क्या होगा? तत्सम होगा। और जहाँ पर चंद्र बिंदु लगा रहेगा वहाँ पे क्या होगा? चांद होगा। तो ठीक, इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक, तो इस तरीके से सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा डी सही होगा। ठीक, तो इसी तरीके से अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? तत्सम शब्द है भक्त, क्षेत्र, क्षेत्रित और सभी। तो ठीक, यहां भक्त का क्या होगा? भक्त मीन्स भात या भगत। ठीक, दोनों सही होगा। क्षेत्र मतलब खेत और क्षेत्रित मतलब खेती। आपसे हम अभी क्या बताए? अभी इससे पहले बताए कि जहां त्र होगा वहां का त्र का चेंज किस में हो जाएगा? त में। तो त्र जो होगा, जहां त्र लगा होगा वो क्या होगा? वो तत्सम होगा। और जहां त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम को तद्भव में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो त हो जाएगा। तो जैसे क्षेत्रित का खेती, क्षेत्र का खेत, भक्त का भात या भगत। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? डी, अर्थात सभी सही है। ठीक।